Hello and welcome to JK Study Civil Service for Panchayat Accountants Assistant and welcome to our YouTube channel. Guys, today onwards we have decided to start Science MCQ series. First we will begin with top MCQs of properties of gas and gas laws of chemistry portion. After this we will provide you topic wise MCQs of physics and bio as well. Let us begin first with टॉप MCQs ऑफ केमिस्ट्री. पहला MCQ है, पहला क्वेश्चन है 1 ATM इक्वल्स ATM क्या है? ATM है एटमॉस्फेयर. ATM है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर. एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर है? एक एटमॉस्फेयर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एक एटमॉस्फेयर फर्स्ट पार्ट में है 760 mmHg, दूसरा है 10⁵ पास्कल, थर्ड पार्ट इज़ बोथ A एंड B एंड फोर्थ इज़ नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं. एक एटमॉस्फेयर है 760 mmHg के बराबर भी, 10⁵ पास्कल के बराबर भी. जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर किसके यूनिट्स है? ये है यूनिट्स ऑफ लेंथ. वैसे ही प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं. एटमॉस्फेयर भी है प्रेशर का यूनिट, mmHg भी है प्रेशर का यूनिट, और पास्कल भी है प्रेशर का यूनिट. अगर हम एक एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करेंगे, mmHg वो होता है 760 mmHg. एक एटमॉस्फेयर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे पास्कल में, वो होता है 10⁵ -5 नहीं है, ये +5 है, याद रखना इसको. सो इसका आंसर है बोथ A एंड B. यहाँ पे मैंने एक एटमॉस्फेयर ही क्यों लगाया? ठीक है, एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस है उन सब को मिला के जो अर्थ सरफेस पे प्रेशर आता है वो है एक एटमॉस्फेयर, याद रखना. इसीलिए यहाँ पे मैंने एक एटमॉस्फेयर बनाया है. ठीक है, और एक क्वेश्चन है एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन्स. एब्सोल्यूट ज़ीरो किसके बराबर है? एब्सोल्यूट ज़ीरो की टर्म कहाँ पे यूज़ होती है? जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस या गैस लॉज पढ़ते हैं, वहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो हम यूज़ करते हैं. और हम ये यूज़ करते हैं जब हम मैटर की फिफ्थ स्टेट पढ़ते हैं, बोस, आइंस्टाइन एंड कॉन्डेंसेट. जब हम बोस, आइंस्टाइन एंड कॉन्डेंसेट बनाते हैं, वहाँ पे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का यूज़ करते हैं. ठीक है, सारी बुक्स लिखती है एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन के बराबर, बिल्कुल सही लिखती है. लेकिन अगर हम 0 केल्विन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में, वो आता है मुझे -273 डिग्री सेल्सियस. आई होप दिस इज क्लियर. सो इसका आंसर है ए पार्ट. अगर 0 केल्विन नहीं दिया होगा, 0 केल्विन भी ठीक है, लेकिन -273 डिग्री सेल्सियस भी ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन. देखिए, जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस एंड गैस लॉज पढ़ते हैं, हमें 3 पैरामीटर्स को दिमाग में रखना है. कौन कौन सा? पहला है प्रेशर, दूसरा है वॉल्यूम, और तीसरा है टेम्परेचर. ठीक है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है गैस की, काइनेटिक एनर्जी क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस. ठीक है, गैस की हाई काइनेटिक एनर्जी मानी जाती है. यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है गैस की, क्या वो प्रेशर पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, या तीनों पे डिपेंड करती है? यहाँ पे आंसर है इसका टेम्परेचर. काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है गैस की. प्रेशर और वॉल्यूम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. आई होप दिस इज़ क्लियर. किस पे? काइनेटिक एनर्जी पे. अगर मैं आपको मैथमेटिकली ये दिखाऊं, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल 3/2 RT. यहाँ पे 3/2 RT. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आई होप दिस इज़ क्लियर. सो इसका आंसर है सी पार्ट. यहाँ पे है फोर्थ क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच ऑल 3 फेज ऑफ मैटर कैन एग्जिस्ट टुगेदर. वो कौन सा टेम्परेचर है? वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ मैटर की तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती है? उसको क्या मैं बोलूँ? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, या ट्रिपल पॉइंट. सो इसका करेक्ट आंसर है ट्रिपल पॉइंट, याद रखना. आई होप बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आया होगा, आपने पढ़ा होगा. मेल्टिंग पॉइंट भी, फ्रीजिंग पॉइंट भी, लेकिन ट्रिपल पॉइंट आपने नहीं सुना होगा तो अभी सुनिए आप. वो टेम्परेचर है जहाँ पे मैटर की तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती है. अब को मैटर की कितनी स्टेट्स है? 5 स्टेट्स. अब ये तीन स्टेट्स की बात कर रहा है, ये पहले 3 स्टेट्स की बात कर रहा है. जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे फेजेस या स्टेट्स एक ही बात है. जब आपको आएगा कौन सी 3 फेजेस, तो आप समझ आना ये पहले 3 फेजेस की बात कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की. प्लाज्मा और बोस, आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट की नहीं, क्योंकि फर्स्ट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मेन स्टेट्स ऑफ मैटर है. आई होप दिस इज़ क्लियर. अभी हम 5th क्वेश्चन पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल गैस इक्वेशन. देखिए,
आइडियल गैस इक्वेशन हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस में पढ़ते हैं, जब हम बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं, गैलियो-साइक्स लॉ पढ़ते हैं और एवोगाड्रोस लॉ पढ़ते हैं। जब हम इन चारों लॉज को मिलाते हैं तो हम बनाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन मुझे बोलती है PV इज इक्वल टू nRT। तो याद रखना ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज दिस। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। आई होप दिस क्लियर। तो 6th क्वेश्चन है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस आल्सो नोन एज। देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बार आया है। ठीक है, देखिए इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस आल्सो नोन एज। अगर आपने हमारे पेड लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखिए क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस इज़ आल्सो नोन एज। कांस्टेंट टेम्परेचर कहाँ पे रहता है? जब हम बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ में प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब ऐसी बात हो जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल मीन्स यहाँ से याद आना चाहिए आपको, दिस इज टेम्परेचर की बात कर रहा है। ठीक है, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल। जब हम बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं तो वो बॉयल्स लॉ प्रोसेस आल्सो नोन एज, या अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता बॉयल्स लॉ प्रोसेस आल्सो नोन एज तब भी आएगा आइसोथर्मल। क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर आपको सेम यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर के बदले यहाँ पे प्रेशर होता, अगर यहाँ पे टेम्परेचर के बदले प्रेशर होता तो आप क्या लिखते? आपको वहाँ पे लिखना है इट इज़ आइसोबारिक प्रोसेस। जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता होगा उसको बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। और अगर यहाँ पे वॉल्यूम होता, टेम्परेचर की जगह वॉल्यूम होता, प्रेशर भी नहीं होता, सिर्फ वॉल्यूम होता, कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ आल्सो नोन एज, तो तब आएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। जब हम आइसोकोरिक पढ़ते हैं तो तब हम पढ़ते हैं गैलियो-साइक्स लॉ। जब हम आइसोथर्मल पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। जब हम आइसोबारिक पढ़ते हैं तो तब हम पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पे आंसर है सेकंड पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, रियल गैस बिकम्स आइडियल गैस एट। जब हम रियल गैसेस को आइडियल गैस बनाना होगा तो हमें क्या करना है? देखिए रियल गैस क्या है। रियल गैस है जो भी एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस है मेरे अराउंड वो सभी है रियल गैसेस। अगर मुझे इनको बनाना होगा आइडियल गैस तो मुझे क्या करना है? मुझे करना है, एक मुझे रखना है हाई टेम्परेचर, सेम टाइम पे मुझे रखना है लो प्रेशर। दोनों कंडीशंस होनी चाहिए एट द सेम टाइम, तो तभी मुझे रियल गैसेस आएंगी आइडियल गैसेस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसका आंसर है बोथ A एंड B, मतलब हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अगर आपको हाई टेम्परेचर आएगा गलत है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मुझे चाहिए लो प्रेशर भी। एक ही कंडीशन नहीं, दोनों कंडीशन सेम टाइम पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन कार एयर बैग्स। कार एयर बैग्स में हम कौन सा गैस यूज़ करते हैं? देखिए जो लेटेस्ट कार्स आती है उनमें एयर बैग्स होते हैं, उन एयर बैग्स में कौन सा गैस आ जाता है? वो है मेरे पास नाइट्रोजन गैस। सो आई होप मैंने आपको पढ़ाया है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज्ड इन कार एयर, दैट इज़ नाइट्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आएगा तो यहाँ पे अर्गन भी नहीं आएगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ N2 नाइट्रोजन गैस। अगर वहाँ पे N होगा, N कोई गैस नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन दिया होगा तो ये गलत है। N2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गैसेस फॉर्म में N2 एग्जिस्ट करता है, न कि N एग्जिस्ट करता है गैसेस फॉर्म में। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो आपको वहाँ पे डिविएट करने के लिए ऑप्शन में दिया होगा नाइट्रोजन भी। नाइट्रोजन ऐसे N गैस कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ N2 गैस एग्जिस्ट करता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ पे हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखिए हम डिग्री सेल्सियस ज़्यादा पता है, लेकिन यहाँ पे जो SI यूनिट है टेम्परेचर का वो है केल्विन। यहाँ पे मुझे लिखना था C, और C पार्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है यूनिट,
टेम्परेचर का एसआई यूनिट है ओनली केल्विन। देखिए अगर यहाँ पे एसआई यूनिट नहीं होता, अगर यहाँ पे एसआई यूनिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ये भी है, यूनिट ये भी है, टेम्परेचर का यूनिट ये भी है, तो इसका आंसर आता तब डी पार्ट। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है एसआई यूनिट, सो आपको दिमाग में रखना है एसआई यूनिट है केल्विन, टेम्परेचर का यूनिट है, एसआई यूनिट है केल्विन। यूनिट्स तो सभी है लेकिन एसआई यूनिट एक ही होता है। 10th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों में से हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? देखिए जब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस एंड गैस लॉस, ठीक है, तो तब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस में हम पढ़ते हैं सॉलिड्स हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो फास्ट वाइब्रेट नहीं करते हैं, मतलब रैंडमली मूव नहीं होते हैं। लिक्विड्स में थोड़ी रैंडमनेस है, एज देयर इज़ लिटिल रैंडमनेस एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, लेकिन गैसेस में सबसे ज़्यादा है। गैसेस रैंडमली मूव करते हैं, वेरी फास्ट मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बिटवीन उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसका मतलब है अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करेंगे। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। एक क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस पार्टिकल्स ज़्यादा मूव होंगे, वेरी फास्ट मूव होंगे। इसका मतलब है वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर मैं आपको काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बिटवीन यहाँ पे इक्वेशन दिखाऊँ, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी v² पे डिपेंड कर रहा है। v क्या है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। देखिए किसी भी सिस्टम में अगर हम हीट सप्लाई करेंगे, मतलब हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव होंगे वेरी फास्ट। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। थैंक यू गाइज।